नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरबीएससी इंड्यूस क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे थे चौथा पाठ, चौथा अध्याय जिसका नाम है विश्व का इतिहास। और आज इस वीडियो में पढ़ेंगे औद्योगिक क्रांति के समय विभिन्न क्षेत्रों में हुए आविष्कार और सुधार। भाई, जब औद्योगिक क्रांति हुई तो औद्योगिक क्रांति एकदम से हो गई क्या? नहीं ना। औद्योगिक क्रांति हुई 19वीं सदी में, लेकिन वो होने से पहले से ही 200 से 300 साल पहले से ही 16वीं 17वीं शताब्दी से ही जो है उसकी भूमिका बनना स्टार्ट हो चुकी थी। मतलब कोई भी, जैसे आप देखोगे, कोई भी चीज होती है अचानक से नहीं होती, उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, ठीक है ना। तो 16वीं 17वीं शताब्दी से ही ऐसी चीजों का, ऐसी मशीनों का निर्माण होने लग गया था जिसकी सहायता से 19वीं सदी में जो औद्योगिक क्रांति हुई वो एक जबरदस्त, मतलब उसने धूम मचा दी, है कि नहीं। तो औद्योगिक क्रांति के समय विभिन्न क्षेत्रों में हुए आविष्कार और सुधार। जब औद्योगिक क्रांति हुई तो उस समय या उससे पहले कौन कौन से क्षेत्रों में आविष्कार हुए, कौन कौन से क्षेत्रों में सुधार हुए, वही सब आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र में देखिए, औद्योगिक क्रांति में सबसे पहला, जब औद्योगिक क्रांति हुई तो उसमें सबसे पहले कृषि क्षेत्र में ही जाके सुधार हुआ। जब तक कृषि क्षेत्र में कोई सुधार नहीं होता ना, तब तक आगे विकास नहीं होता। सीधी सी बात है, कृषि क्षेत्र में सुधार होना अति आवश्यक है। इसीलिए जब औद्योगिक क्रांति हुई तो कृषि के क्षेत्र में ही अनेक प्रकार के आविष्कार हुए, अनेक प्रकार के जो है सुधार हुए, तब जाके आगे औद्योगिक क्रांति सफल हुई, है कि नहीं। तो कृषि के क्षेत्र में कौन कौन से सुधार हुए, कौन कौन से आविष्कार हुए, देखिए। तो देखिए क्या हुआ कि कारखाना प्रणाली का विस्तार हुआ। जब औद्योगिक क्रांति हुई तो उस समय बहुत सारे कारखाने खुल गए, बहुत सारे कारखाने जो हैं खुल गए। कारखाना प्रणाली क्या हुई, विकसित हुई। कारखानों खुले तो उनके लिए मजदूर भी चाहिए थे, तो बहुत सारे मजदूर जो है गांवों से आ गए शहरों में, गांव से शहरों में आके बस गए। मजदूर आए तो शहरों की जो आबादी थी वो क्या हो गई, बढ़ गई। अचानक से शहरों की आबादी बढ़ गई। आबादी बढ़ जाने से क्या हुआ कि भी उनको खाने के लिए अनाज तो चाहिए कि नहीं चाहिए, और फैक्ट्री में उनको काम करने के लिए, कपड़ा बनाने के लिए क्या चाहिए, कपास चाहिए। तो अनाज, खाने के लिए अनाज, और काम जिससे बनाना है, कपड़ा बनाना है, उसके लिए कपास। अनाज और कपास की मांग जो थी वो अचानक से एकदम से बढ़ गई। जब मांग बढ़ गई तो अभी भाई इतना सारा प्रोडक्शन, इतना सारा उत्पादन किसान करे कैसे? किसान को भी चिंता, इतना सारा उत्पादन करे कैसे भाई, मांग ज्यादा है, उत्पादन कम है। तो फिर उस समय कृषि के क्षेत्र में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपना दिमाग दौड़ाया और दिमाग की नसों को दौड़ा के ऐसा कुछ कमाल किया कि उन्होंने जो कृषि की पुरानी टेक्निक्स थी, जो तकनीक थी, पुरानी टेक्निक, उसको बदल दिया और आधुनिक तकनीक जो है कृषि के क्षेत्र में लाए। पहले जो खेती जो है गोबर से होती थी, अभी वो खेती क्या होने लगी, अलग अलग प्रकार के खादान, जो खाद होते हैं उनसे वो खेती होने लगी। तो अभी क्या हुआ कि कृषि का जो उत्पादन था वो अचानक से डबल हो गया, बढ़ने लग गया, है कि नहीं। जब वैज्ञानिकों ने आके देखा, उसकी मिट्टी का सैंपल लिया, मिट्टी कैसी है, उसके हिसाब से उसमें जो है केमिकल डाले गए, तो उसके हिसाब से जो है फिर अलग अलग प्रकार के जो है उत्पादन होने लगे, और अचानक से जो है कृषि के क्षेत्र में उत्पादन जो है बढ़ गया, है कि नहीं। तो पहला, उसके अलावा किसान समझ गए थे, इस यहां पे आता था, किसान समझ गए कि अभी हमें सिर्फ पेट के लिए नहीं कमाना, अभी हमें अच्छा सा जीवन जीना है, हमें खुद भी कमाएंगे और हम खुद भी अपना पेट भरेंगे और कमाएंगे भी। तो अभी किसान जितना आवश्यक होता था उतना ही खाने के लिए खेती करते थे, बाकी जो है मुनाफे वाली खेती, जैसे कपास की खेती, कपास से कपड़ा बनता था, वो मुनाफे वाली खेती है। आज के समय अगर राजस्थान में देखें तो अधिकतर जो है अरंडे की खेती होती है कि नहीं। क्यों? क्योंकि मुनाफे वाली खेती है कि नहीं। तो किसान क्या करने लग गए, मुनाफे वाली खेती करने लग गए। इसके अलावा एक जमींदार हुए जिनका नाम था यार्कशायर। यार्कशायर जमींदार ने, यार्कशायर के एक जमींदार हुए जिनका नाम था जेथ्रोटल। क्या नाम था? जेथ्रोटल उनका नाम हुआ। यार्कशायर एक जगह का नाम है, उस जगह के एक जमींदार थे जिनका नाम था जेथ्रोटल। उन्होंने एक मशीन बनाई जिसका नाम था सीड ड्रिल। सीड ड्रिल, सीड मतलब बीज, है कि नहीं। तो सीड ड्रिल उन्होंने एक मशीन बनाई। वो मशीन किस काम आती थी कि भी अचानक से
बीज बोने के लिए। भाई पहले बीज हाथों से बोते थे, अभी वही बीज उस सीड ड्रिल मशीन से खड़े खड़े बोते बोते फटाफट काम हो गया। तो इन्होंने सीड ड्रिल मशीन बनाई जिससे जो बीज बोने का काम था बहुत आसान हो गया अब तो, है कि नहीं। इसके बाद जमींदार टाउनसेंड, एक टाउनसेंड नाम के जमींदार थे, उन्होंने फसल चक्र का सिद्धांत दिया। फसल चक्र का सिद्धांत मतलब क्या, जैसे कि 4 महीने इसकी खेती करनी, फिर इसकी खेती होगी, इसके बाद इसकी खेती करनी, मतलब एक ही जगह पे एक ही खेत में अलग अलग बदल बदल के खेती करनी। इससे क्या हो जाएगा, इससे जो भूमि है वो भूमि जो है अनउपजाऊ नहीं होगी, बंजर भूमि नहीं होगी, बल्कि भूमि जो है अच्छी हो जाएगी। जैसे अपने देश में तो बहुत पहले से होता है, बहुत पहले से, कि भाई बारिश के समय खेती अलग, सर्दी के समय खेती अलग, खेत वही है, बस बारिश के समय खेती अलग करेंगे, सर्दी के समय खेती अलग करेंगे, गर्मी के समय खेती अलग करेंगे। इससे क्या होता था, खेत जो है बार बार उसमें जब फसल बदलती है तो खेत की जो क्षमता है वो घटती नहीं है, कम नहीं होती है कि नहीं। लेकिन एक ही खेत में एक ही खेती करेंगे, मान लो एक खेत है उसमें गेहूं ही हम उसमें गेहूं ही उगाएंगे बार बार। मान लो एक ही खेत है, उस एक ही खेत में अगर हम बार बार गेहूं उगाएंगे तो क्या होगा, सीधी सी बात है, कुछ सालों के बाद वो जमीन जो है उसकी जो उपजाने की क्षमता है वो कम हो जाएगी, ज्यादा जो है उत्पादन नहीं दे पाएगी। इसीलिए ज्यादा उत्पादन के लिए टाउनसेंड ने फसल चक्र का सिद्धांत दिया कि फसल जो है बदल बदल के उगानी है। हालांकि ये भारत में तो बहुत पहले से होता आया था, ठीक है। 1770 में रॉबर्ट बैकबेल नाम का एक व्यक्ति हुआ, उसने क्या किया, कृषि के साथ पशुपालन का आइडिया दे दिया कि भाई आप कृषि तो कीजिए ही, कृषि से आपको मुनाफा होगा, साथ में पशुपालन भी कीजिए, साथ में जो है भेड़ पालिए, साथ में गायों को पालिए, गाय दूध के लिए, भेड़ जो है मांस के लिए पालिए। तो वैज्ञानिकों ने इसमें भी अपना दिमाग दौड़ाया। पहले जो गाय 2 लीटर दूध देती थी उसमें कुछ इस प्रकार से कुछ केमिकल वगैरह मिला दी, अब वो गाय 10 लीटर दूध देने लगी। पहले जो भेड़ जो 10 से 12 किलो की होती थी उसमें कुछ इस प्रकार के संक्रमण वगैरह कुछ कर दिया कि अब वो भेड़ जो है 30 से 40 किलो की, मतलब एक अचानक से उसका वजन जो है बढ़ गया। इससे क्या हो गया कि जो मांस की कमी थी वो भी कम हो गई, जो दूध की कमी थी वो भी कम हो गई, मतलब दूध जो है अब ज्यादा होने लगा, मांस का उत्पादन भी ज्यादा होने लगा। इससे मुनाफा किसको हुआ, किसान को ही हुआ, है कि नहीं। मतलब भाई साहब इस प्रकार से वैज्ञानिकों को दिमाग दौड़ाया और रॉबर्ट बैकबेल ने क्या किया कि कृषि के साथ पशुपालन भी कीजिए। हालांकि भारत में तो बहुत पहले से होता था कृषि के साथ पशुपालन, हम लोग तो कोई भी किसान गाय बैल को तो पालते ही पालता था, पशुपालन तो करता ही करता था, है कि नहीं। लेकिन इंग्लैंड में 1770 में ये जो है बात रॉबर्ट बैकबेल ने सबको बताया कि कृषि के साथ पशुपालन भी हो सकता है कि नहीं। 1793 में अमेरिकी निवासी हिंटन, एक अमेरिका का व्यक्ति था हिंटन नाम का, उसने थ्रेशर बनाया। थ्रेशर मतलब क्या होता है, आपने थ्रेशर का नाम सुना होगा। थ्रेशर मतलब क्या होता है कि भाई अनाज है, भाई एक मतलब मान लीजिए गेहूं है कि नहीं, गेहूं है, उस गेहूं तो पौधा है पूरा, उसमें ऊपर खाली गेहूं के दाने हैं, नीचे तो पूरा क्या है, डंठल है कि नहीं। तो उस गेहूं के अनाज को अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले क्या करते थे, कूटते थे, तो कूट के अलग करते थे। लेकिन इसने क्या किया कि भाई अनाज को भूसे से अलग करने के लिए क्या कर दिया, थ्रेशर मशीन बना दिया, और उसमें डालते ही अनाज एक तरफ, मतलब गेहूं एक तरफ और भूसा एक तरफ हो गया। तो थ्रेशर, जिसको मैंने, हालांकि आपकी बुक में ऐसे ही लिखा हुआ है कि अनाज को भूसे से अलग करने की मशीन बनाई, मैंने थ्रेशर लिख दिया, क्योंकि सबसे जानते हैं ना सब हम लोग तो कि थ्रेशर क्या होता है कि नहीं। और 1884 में साइरस एक जगह का नाम है, साइरस के एस मैकोमिक ने फसल काटने की मशीन बना दी। देखिए पहले फसल हाथ से काटती थी, आज भी कहीं जगहों पे, बहुत सी जगह पे हाथ से फसल काटते हैं, लेकिन साइरस ने क्या किया कि फसल काटने की मशीन बना दी। अभी बहुत ज़्यादा लोगों की आवश्यकता नहीं, एक मशीन चाहिए, मशीन से फसल काटते जाओ, है कि नहीं। तो ये भी जो है कृषि के क्षेत्र में क्या हुआ, एक अलग सा बदलाव हुआ, एक अलग सा क्या हुआ, आविष्कार हुआ। इस प्रकार के कृषि के क्षेत्र में आविष्कार हुए और यही आविष्कार आगे चल के औद्योगिक क्रांति के महत्वपूर्ण कारण बने। इसकी कारण ही जो औद्योगिक क्रांति है वो सफल हो पाई, ठीक है ना। अभी देखते हैं कि वस्त्र उद्योग में
नए आविष्कार क्या क्या हुए। देखिए वस्त्र औद्योगिक क्रांति जो हुई ना, उसमें सबसे पहले सबसे मूल कारण था वस्त्र का उत्पादन। उन्होंने कपास से ही वस्त्र बनाना स्टार्ट किया। इसके अलावा उनको कोई उद्योग जो है दिमाग में नहीं आया कि कौन सा उद्योग करे, कौन सा उद्योग करे। उन्होंने क्या कहा, अरे भारत में कपास इतनी पड़ी है यार, कपास लाओ, कपास से उद्योग कर दो, है कि नहीं। तो वस्त्र उद्योग में उन्होंने क्या किया, नए नए आविष्कार किए। देखिए कैसे, 1733 में जॉन ने फ्लाइंग शटल लूम एक मशीन बनाई जिसका नाम था फ्लाइंग शटल लूम। ये मशीन क्या करती थी कि कम समय में जो है चौड़ा कपड़ा जो है बना देती थी, कम समय में। भाई पहले कपड़ा बनाने के लिए चरखा काटना पड़ता था, हाथ से कपड़ा बनाना पड़ता था, है कि नहीं। अभी ये मशीन क्या करेगी, कम समय में, कम से कम समय में चौड़ा कपड़ा जो है बना देगी। काम जी आसान हो गया बिल्कुल ही। 1765 में जेम्स हर्गिज ने कताई की मशीन बनाई। कौन सी कताई, मतलब हम लोग सूत काटते हैं ना, है कि नहीं, धागा काटते हैं, तो धागा काटने की मशीन किसने बनाई, जेम्स हर्गिज ने बनाई। पहले एक व्यक्ति कितना धागा काटेगा, है कि नहीं। लेकिन मशीन बनने के बाद अभी एक व्यक्ति बहुत सारे धागे काटने लगा, बहुत सारे सूत काटने लगा, है कि नहीं व्यक्ति। तो इससे क्या हो गया, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, उत्पादन की जो क्षमता है वो क्षमता क्या हो गई, बढ़ गई। 1769 में रिचर्ड आर्कराइट ने वाटर फ्रेम नाम का एक मशीन बनाया, एक इस प्रकार का यंत्र बनाया जिसके माध्यम से मजबूत धागा बनने लगा। पहले जो धागा बनता था कच्चा बनता था, हाथ टूट जाता था, तो कपड़े भी जल्दी फट जाते थे। लेकिन रिचर्ड आर्कराइट आए और उन्होंने वाटर फ्रेम नाम का मशीन बनाया, जिससे क्या हुआ कि धागा जो है मजबूत बनने लग गया, कि अभी जो धागा मजबूत बनेगा, ज्यादा टूटेगा नहीं, है कि नहीं। इसके बाद 1789 में सैमुअल क्रॉम्पटन आए और उन्होंने म्यून नाम का एक मशीन बनाया। उससे क्या हुआ कि धागा अब क्या मजबूत बनेगा, बढ़िया अच्छी क्वालिटी का बनेगा, बढ़िया दिखने में भी अच्छा होगा, है कि नहीं। तो धागा मजबूत बनेगा और बढ़िया धागा जो है बन के बाहर निकलेगा। 1787 में एडम कार्टराइट आया और उसने क्या किया, पावरलूम बना दिया। पावरलूम जो है शक्ति चालित कर गई थी, मतलब हाथ से कपड़ा सीते ना, आज मशीन बनाते हैं हाथ का मशीन की, औरतें घर में बैठ के जो है कपड़ा सिलती, तो वही इस प्रकार का ही मशीन जो है एडम कार्टराइट ने बनाया था, जिसको पावरलूम कहा गया। ठीक है, तो ये हुआ कुछ वस्त्र उद्योग में नए आविष्कार। हालांकि जो वस्त्र उद्योग में आविष्कार हुए ये औद्योगिक क्रांति के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। अगर ये आविष्कार नहीं होते तो औद्योगिक क्रांति होती ही नहीं, है कि नहीं। औद्योगिक क्रांति कब हुई, 19वीं सदी में हुई, लेकिन ये सब आविष्कार कब हुए, 17वीं सदी में ही हो गए थे, है कि नहीं। तो सीधी सी बात है, औद्योगिक क्रांति को क्या मिली, एक अच्छी खासी जो है शुरुआत मिल गई थी औद्योगिक क्रांति को। पहले से उसकी जो भूमिका जो औद्योगिक क्रांति की जो भूमिका थी वो पहले से बननी तो स्टार्ट हो ही चुकी थी, है कि नहीं। इसके बाद क्या हुआ, संचार के क्षेत्र में हुए नए प्रयोग। संचार मतलब कम्युनिकेशन, बात करना, कि अपनी बात को लोगों तक कैसे पहुंचाना, है कि नहीं। आज देखिए आज क्या जमाना हो गया, आज मतलब जमाना कितना एडवांस हो गया। मैं यहाँ पे अपने घर में बैठा बैठा आप तक अपनी बात को पहुंचा पा रहा हूँ, है कि नहीं। तो ये भी एक संचार का माध्यम ही है। क्या जो यूट्यूब है वो क्या एक संचार का माध्यम ही तो है ना। तो उस समय संचार के माध्यम कैसे, देखिए तो क्या हुआ कि 1844 में सैमुअल मोर्से ने तार यंत्र का आविष्कार किया। पहले तार लिख के भेजते थे, उसमें टाइम बहुत जाता था। तो फिर आया 1884 का समय, उसमें सैमुअल मोर्से आया, उसने एक तार यंत्र बनाया और उस तार यंत्र टाइप करके कुछ करना होता था और उससे जो है जल्दी जल्दी तार पहुंच जाता था। तो ये तकनीक आ गई। तो अभी जो तार यंत्र था उसको समुद्र के अंदर बाहर, मतलब सभी आसपास पूरे विश्व को उससे जोड़ दिया, है कि नहीं। पूरे यूरोप को उस तार यंत्र से जोड़ दिया जाए। जैसे कि आज के ज़माने में जो इंटरनेट की जो केबल पूरे विश्व में लगी हुई है ना, उसी प्रकार से कुछ उस समय तार यंत्र जो है पूरे विश्व में जोड़ दिए गए। उससे जो कम्युनिकेशन था, जो संचार था, जो बात करने की जो स्पीड थी वो क्या हो गई, बढ़ गई। पहले जो बात 2-3 दिन में पहुंचती थी, अभी एक झटके में पहुंचने लग गई, है कि नहीं। पहले क्या कबूतर जा, अब ऐसा नहीं, अभी तो जो बात पहुंचाने लिखा जल्दी से तार वहां पर पहुंच गया, काम हो गया। तो 1884 में सैमुअल मोर्से ने तार यंत्र का क्या किया, आविष्कार किया। 1876 में ग्राहम बेल आया और ग्राहम बेल ने आज की सबसे बड़ी आवश्यकता टेलीफोन का निर्माण कर दिया। भाई कि भाई आकाश से भी बात हो सकती है, भाई यहाँ पे बैठा बैठा कोई लंबा तार वगैरह जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन बात हो सकती है। तो उसने सोचा और टेलीफोन का निर्माण कर दिया ग्राहम बेल ने 1786 में।
आपको पता है एक चीज मैं आपको बताता हूं कि जब हम फोन लगाते हैं तो फोन पे बात करते हैं तो सबसे पहले हम क्या बोलते हैं? हेलो। हेलो ही बोलते हैं सबसे पहले। हेलो क्यों बोलते हैं भाई? कोई और शब्द क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं बोलते कोई और शब्द? तो आपको एक बात बताता हूं कि भाई जब ग्राहम बेल ने पहले फोन बनाया तो उसने उस फोन की टेस्टिंग करने के लिए उसने अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल लगाया। किसको? गर्लफ्रेंड को कॉल लगाया। उसकी गर्लफ्रेंड का नाम हेलो था। तो कहा कि हेलो, तो उस सामने वाले हेलो, हाँ बोलो। तो हेलो जो था वो ग्राहम बेल की गर्लफ्रेंड का नाम था, याद रखना। इसीलिए हम ग्राहम बेल को भूल गए लेकिन हेलो उसकी गर्लफ्रेंड को याद रखते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हो गया संचार के क्षेत्र में कुछ नए प्रयोग। टेलीफोन का जो आविष्कार है बहुत बड़ा है, आज तक भी टेलीफोन ही चल रहा है, मतलब आजकल तो काफी एडवांस हो गया है जमाना, है कि नहीं। इसके बाद देखिए लोहे उद्योग में नए तकनीकी परिवर्तन। भाई साहब अगर लोहे उद्योग में अगर परिवर्तन नहीं होते, नए नए आविष्कार नहीं होते, तो सही बता रहा हूं औद्योगिक क्रांति नहीं होती। क्योंकि औद्योगिक क्रांति के लिए मुख्यतः भूमिका निभाई मशीनों ने, और मशीन बनी लोहे से, है कि नहीं। अगर औद्योगिक क्रांति नहीं होती तो अगर लोहे उद्योग में अलग आविष्कार नहीं होते तो औद्योगिक क्रांति नहीं होती, है कि नहीं। देखिए कोयला, लोहा, अयस्क, सीसा, तांबा, टिन, ये तो इंग्लैंड में भरपूर मात्रा में मिल जाता था। इंग्लैंड में बहुत, ताकि लोहा भी बहुत है, कोयला भी बहुत है, अयस्क बहुत है, सीसा बहुत है, टिन भी बहुत है, बहुत ये सब जो तत्व थे ये तो जो है इंग्लैंड में भरपूर मात्रा में जो है मिल जाता था। 1709 में अब्राहम डर्बी आया। क्या? अब्राहम डर्बी आया, उसने धमन भट्टी बनाई। धमन भट्टी क्या काम करती थी? तो उसमें कोक का उपयोग उस धमन भट्टी में। देखिए लोहा कहाँ पे? लोहा जो कच्चा लोहा होता है पक्का कहाँ बनता है? भट्टी में बनता है, आग की भट्टी में। तो इसने आके धमन भट्टी बनाई। अभी धमन भट्टी में जो पत्थर के कोयले होते हैं उनको कोक कहते हैं। पत्थर के कोयले को क्या कहते हैं? कोक कहते हैं। तो उस धमन भट्टी में कोक का उपयोग किया गया। और किस काम के लिए किया गया? तो जो लोहे अयस्क थे, मतलब जो कच्चा लोहा था, जो लोहे के अयस्क थे, उनको पिघलाने के लिए और साफ करने के लिए। पहले तो जो लोहे के अयस्क को पिघलाया जाएगा, फिर उनको साफ किया जाएगा, फिर उससे पक्का लोहा बनेगा, ठीक है ना। फिर 1711 से लेकर 1768 के बीच में इसी डर्बी ने ढलता लोहे से पिटवा कर लोहे का विकास किया। ढलता भी एक लोहे का प्रकार होता है, उसको पिटवा कर, उसको पीट के क्या कर दिया, एक नए, एक जो लोहे के क्षेत्र में क्या कर दिया, विकास कर दिया, है कि नहीं। 1740 से लेके 1823 के बीच में हेनरी कोर्ड आया। हेनरी फोर्ड नहीं, हाँ हेनरी फोर्ड अलग है। हेनरी कोर्ड आया, उसने आलोडन भट्टी का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? आलोडन भट्टी का। उससे क्या होता था कि भाई लोहा, पिघला हुआ लोहे में कुछ अगर अशुद्धि आ जाए, कुछ उसमें कुछ ऐसा तत्व आ जाए जो आगे चलकर हानिकारक होगा, कुछ अशुद्धि आ जाए, तो उस अशुद्धि को दूर करने के लिए क्या किया इसने? आलोडन भट्टी का निर्माण किया। किसने? हेनरी कोर्ड ने। इसके बाद बेलन मिल आया। बेलन मिल ने, इसके बाद हेनरी कोर्ड ने ही बेलन मिल का निर्माण किया। हेनरी कोर्ड ने ही बेलन मिल का निर्माण किया। इससे क्या हुआ? शुद्ध और अच्छा लोहा जो है बनने लग गया, है कि नहीं। शुद्ध लोहा बना, अच्छा लोहा बना। और यही तो खासियत है कि जितना अच्छा लोहा होगा, जितना शुद्ध लोहा होगा, जितना प्योर होगा ना, वो सिर्फ ज्यादा टिकेगी, ठीक है। हेनरी बेशेमर ने, फिर इसके बाद आया हेनरी बेशेमर ने। हेनरी बेशेमर ने इस्पात का आविष्कार किया। इस्पात मतलब स्टील, है कि नहीं। देखिए लोहा होता है बहुत भारी होता है, लोहा जंग भी जल्दी खाता है। तो अभी सोचा कि ये लोहे को क्या करें भाई, लोहा बहुत भारी भी बहुत है, हैवी भी बहुत है कि नहीं। लोहा जो है जल्दी जंग खा जाता है। तो फिर हेनरी बेसमेंट आया, उसने लोहे के अंदर कुछ जैसे कि कार्बन मिलाया, कुछ मैग्नीज मिलाया और कुछ अन्य केमिकल वगैरह मिला के उसने एक नया तत्व बनाया जिसका नाम रखा स्टील, इस्पात। इस्पात बनाया, वो लोहे से हल्का भी था और लंबा चलता, ज्यादा जल्दी जंग नहीं खाता था, ज्यादा चलता था। तो भी काम बन गया भाई। ये तो जो लोहे से जो स्टील बनाने की प्रक्रिया है ना, इस प्रक्रिया को बेशेमर प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? बेशेमर प्रक्रिया कहते हैं। लोहे से स्टील या इस्पात बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बेशेमर प्रक्रिया कहते हैं। तो ये तो हो गया लोहे उद्योग में तकनीकी परिवर्तन, ठीक है ना। इसके बाद क्या? परिवहन के क्षेत्र में आविष्कार। भाई परिवहन मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, है कि नहीं। एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाना, ये क्या हो गया? परिवहन हो गया। तो परिवहन के क्षेत्र में क्या हो गए? नए आविष्कार।
अगर भाई सामान तो बना लिया लेकिन उस सामान को बेचा ही नहीं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाके बेचा ही नहीं, तो सामान बना के फायदा क्या। तो सीधी सी बात है, अच्छा अगर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा तो सामान ज्यादा बिकेगा, है कि नहीं। अभी देखिए कि परिवहन के क्षेत्र में कौन कौन से नए आविष्कार हुए। तो देखिए स्कॉटलैंड के एक निवासी थे जिनका नाम था मकाडम। स्कॉटलैंड एक देश है, उसके निवासी थे मकाडम, उनका नाम था मकाडम। इसने क्या किया, सड़क निर्माण करने का नया तरीका निकाला। पहले जो सड़क बनती थी वो धूल की बनती थी सड़क, ठीक है ना। तो कोई भी अगर साधन चलता था उस पर तो सड़क जल्दी खराब हो जाती, धूल की सड़क बनती थी। तो हालांकि उस समय भारत में जो है बहुत अच्छी सड़कें बनती थी, है कि नहीं। लेकिन उसने अपने देश के लिए एक अच्छी सड़क बनाने की प्रक्रिया ढूंढी। कैसी सड़क बनेगी भाई, तो वो प्रक्रिया क्या थी कि पहले सड़क बनाने से पहले जिस जमीन पर सड़क बनानी है वहां पे बड़े बड़े पत्थरों की एक लाइन बिछा दो, बड़े बड़े पत्थरों को नीचे रखो, फिर उसके ऊपर छोटे छोटे पत्थरों को रखो, फिर उसके ऊपर क्या रखो, धूल बिछा दो। इससे जो सड़क होगी वो मजबूत बनेगी, है कि नहीं। तो इस प्रकार की उसने प्रक्रिया दी, किसने, मकाडम में। किसने, मकाडम ने इस प्रकार की एक क्या दी, एक नई टेक्निक दी सड़क बनाने की, जिससे जो है अच्छे ढंग से साधन गुजरेगा और जल्दी जगह तक पहुंचेगा, ज़्यादा खड्डे नहीं होंगे और जल्दी साधन जो है, जल्दी वाहन जो है आवागमन कर सकता है। हालांकि जो बड़े बड़े ट्रक होते थे, बड़े बड़े जो सामान, भारी सामान होता था, उनको सड़क से कैसे लेके जाए, है कि नहीं। क्योंकि सड़क से ले जाने के लिए पैसा भी बहुत लगेगा, बड़ा कॉस्टली होता था। तो उसको, उस चीज को निपटने के लिए, उस चीज का समाधान करने के लिए नहरों का निर्माण हुआ। भारत में नहरों का निर्माण मतलब हमने जब पढ़ रहे थे अलग अलग प्रकार के सातवाहन वंश वगैरह पढ़े तो उस समय नहरों का निर्माण हुआ था। वहां पे भारत में नहरों का निर्माण कृषि के लिए हुआ था कि खेतों पर पानी पहुंचाने के लिए होता था। यहाँ पे नहरों का निर्माण किसी अलग उद्देश्य से हुआ। किस उद्देश्य से, कि भारी सामानों को परिवहन करने के लिए। देखिए उस समय ना जहाज से सामान पहुंचाना थोड़ा सस्ता होता था और सड़क से सामान पहुंचाना बड़ा महंगा होता था। तो जहाज से सामान पहुंचाना है तो भाई अभी एक जगह से दूसरी, जहां पे समुद्र है वहीं पे तो सामान पहुंचा सकते हैं। जहां पे समुद्र नहीं था वहां पे जो है इन्होंने क्या कर दिया, नहरों का निर्माण कर दिया। किसका, नहरों का निर्माण। अभी क्या किया कि 1761 में वर्सली कैनोल ने, क्या, वर्सली कैनोल में एक जगह है, एक शहर, एक क्षेत्र है, वर्सली कैनोल नाम की एक नहर बना दी। वहां पर किसने बनाई, जेम्स ब्रिटली ने। जेम्स ब्रिटली ने वर्सली कैनोल में क्या बनाई, एक नहर बनाई जिसका नाम ही वर्सली कैनोल रख दिया, उस नहर का नाम, ठीक है ना। फिर 1788 से लेके 1796 तक, 1788 से लेकर के 1796 के बीच में कई अनेक नहरें बनी, बहुत सारी नहरों का निर्माण हुआ, जिसको नहरोन्माद काल कहा जाता है। क्या, नहरोन्माद काल। उस काल, जिस काल के बीच में बहुत सारी नहर बन गई 1788 से लेकर 1796 के बीच में, उसको नहरोन्माद काल कहा जाता है, ठीक है ना। फिर 1859 का समय, 69 का समय आया। उस समय फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनांड द लेस्ट्रेड, क्या, फर्डिनांड द लेस्ट्रेड ने स्वेज नहर का निर्माण किया। किसका, स्वेज नहर का। वो स्वेज नहर बड़ी अलग प्रकार की नहर थी। उस नहर के माध्यम से दो बड़े बड़े समुद्र थे, बड़े बड़े सागर थे, उन सागरों को जोड़ दिया। एक समुद्र यहाँ पे है, दूसरा समुद्र यहाँ पे है, इसके बीच में नहर बना दी, है कि नहीं। तो जो रास्ता था, वो जो आने जाने का जो पैसा लगता, जो कॉस्ट लगती थी, वो एकदम से कम हो गई। स्वेज ने, फर्डिनांड ने एक स्वेज नहर का निर्माण किया, जो कि भूमध्य सागर से लेकर के लाल सागर के बीच में उसने इतनी बड़ी नहर बना ली। इस नहर के बनने के बाद यूरोप से भारत की जो दूरी थी ना, वो 1/3 कम हो गई। पहले अगर यूरोप से भारत जाने में अगर हमको 500 किलोमीटर दूरी लगती थी, तो वो 1/3 कम होकर के अभी जो है 350 के आसपास हो गई। तो इतना जो है गैप आया उस नहर के बनने के बाद, ठीक है ना। इसके अलावा अमेरिकी रॉबर्ट फुल्टन ने, क्या, अमेरिकी रॉबर्ट फुल्टन ने 1860 में प्रथम वाष्प चलित नौका बनाई और उसे हडसन नदी में चलाया। 1807 के आसपास प्रथम फुल्टन ने, जो अमेरिका के निवासी थे, फुल्टन ने पहली बार वाष्प इंजन से चलने वाली नौका बनाई, भाप से चलने वाली नौका तैयार की,
और जिसको हडसन नदी में उस नौका का परीक्षण किया गया, उसको चलाया गया। देखिए पहले क्या, पहले सबसे पहले हुआ वाष्प का इंजन बना। वाष्प का इंजन बना तो उस इंजन को जो है, उस इंजन के नीचे टायर जोड़ दिए गए तो वो रेलगाड़ी बन गई। उसी इंजन को नाव में फिट कर दिया गया तो वो क्या बन गई, वाष्प चलित नाव बन गई, है कि नहीं? यही हुआ। 1814 के आसपास जॉर्ज स्टीफेंस ने भाप इंजन रॉकेट का निर्माण किया। भाई भाप इंजन तो पहले ही बन चुका था, उसमें थोड़ी सी प्रक्रिया करके जॉर्ज स्टीफेंस ने एक ट्रेन बनाई और वह ट्रेन इतनी तेजी से भागी कि बात मत पूछो। तो लोगों ने कहा अरे ये तो रॉकेट है, रॉकेट इतना तेजी से भाग रही है, तो रॉकेट है। तो उसका नाम ही, उस इंजन का नाम ही क्या पड़ गया, रॉकेट पड़ गया। ठीक है ना। 1830 में प्रथम रेलगाड़ी, देखिए ये भी सब भाप इंजन बन गया, रॉकेट बन गया, मतलब वही इतना तेज गति से भागने वाला जो है इंजन बन गया। तो 1830 में प्रथम रेलगाड़ी बनी और वो मैनचेस्टर से लेकर के लिवरपूल के बीच में चली। ये दोनों स्टेशन है इंग्लैंड के, मैनचेस्टर और लिवरपूल, इसके बीच में क्या चली, रेलगाड़ी चली। भारत की प्रथम रेलगाड़ी कहां से कहां तक चली, तो बॉम्बे से लेकर के थाने के बीच में। इस बात को आप याद रखना। तो आज हमने क्या पढ़ा, औद्योगिक क्रांति के समय विभिन्न क्षेत्रों में हुए आविष्कार और सुधार। ठीक है ना। इसके संबंध में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे अवश्य बताइए, आपके लिए ही बैठा हूं मैं। आपको सभी कमेंट, सभी जो डाउट होते हैं उनका सबका मैं आपको जवाब अवश्य ही दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।